नोटों का बोरा, पेपर रखो कोरा, भर्ती हो जाएगा छोरा और ईमानदारी का पीटो ढिंडोरा। सरकार तो इस नीति के ऊपर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी एक फेक अपनी इमेज बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूं, पर सच में हमें लगता है कि इसके तार जो है कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों से जुड़े हुए हैं और शायद सरकार में बैठे जो लोग हैं उनसे भी इसका जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जिस वजह से स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं कर रही। देखिए जी, इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, क्योंकि उस टाइम 21 साल की उम्र थी, तो उस समय से हमारी थोड़ी सी क्रांतिकारी सोच रही जी। भगत सिंह को हम अपना आइडल मानते हैं, महात्मा गांधी जी को हम मानते हैं जी। तो भगत सिंह जी की जो क्रांतिकारी जो उनकी सोच है, उस सोच में सोच मिलाते हुए और आज में प्रदेश के जो हालात हैं, उन हालातों के ऊपर भगत सिंह जी की सोच को हम चाहते हैं कि हरियाणा के नौजवान के वहां लेके जाएं। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो उनकी जो कार्यशैली है उसके बिल्कुल विपरीत है। जिस प्रकार से हरियाणा में कोई ऐसी अभी तक भर्ती मैंने नहीं सुनी जिसके अंदर कोई घोटाला ना हुआ हो, जिसके अंदर कोई पेपर लीक ना हुआ और जिसके सबूत ना आए हो। विजिलेंस डिपार्टमेंट का खुद का डिपार्टमेंट जो ये साबित करता है कि एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी, मतलब जिस आदमी ने पेपर ऑर्गेनाइज करना है, ये तो वही बात होगी कि बिल्ली को हमने रखवाड़ी पे रख दिया दूध की। अनिल नागर वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इस घोटाले में उनके साथ जो शामिल रहे दो और अश्वनी और पवन वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तो अदालत में केस चलना है, आर्गुमेंट होने हैं, बहस होनी है, उसके बाद सजा होगी नहीं होगी ये अदालत का काम है। विजिलेंस ब्यूरो ने तो जो मुख्य आरोपी थे वो पकड़ लिए। ये तक्षक साहब, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की बड़ी क्वालिटी है उनके जी। ईमानदारी का जो ढिंढोरा वो पीटते हैं, जो शब्द आप कह रहे हैं यही मुख्यमंत्री जी की जो है वर्डिंग है। वो कहते हैं कि हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने देखो कितना बड़ा काम करके दिखाया जी। ईमानदारी का ढिंडोरा पीट रहे हैं इतने बड़े स्कैम होने के बावजूद, मतलब उसका भी ये क्रेडिट लेना चाहते हैं जी। अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट इतनी फेयर इंक्वायरी कर रहा है, आप आज यहां बैठ के कह रहे हैं कि अनिल नागर पकड़ा गया, अश्विनी शर्मा पकड़ा गया, एक आदमी और पकड़ा गया, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि इसके अंदर इनके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एचपीएससी एचएसएससी में बैठे हैं और उनको सरकारी संरक्षण जरूर प्रदान है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, या सीबीआई से इंक्वायरी हो जाए या हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इंक्वायरी हो जाए, ताकि शीशे की तरह चीजें लोगों के सामने आए। देखिए, हम तो लोगों की आवाज उठा रहे हैं और जो लोगों की नब्ज है आज के समय हरियाणा का युवा ये चाहता है। सिर्फ 3 आदमियों का नाम लेकर इस मामले को 2018 कैश फॉर स्कैम जो जॉब का मामला था उसकी तरह इस मामले को रफा दफा ना किया जाए। इतने लोगों ने संघर्ष किया है, ये लड़ाई जो इतनी लंबी लड़ी गई है, अब हम चाहते हैं कि इसमें जो मेन बड़ी मछलियां हैं जो इसके पीछे बैठकर जो सारा ये तंत्र मंत्र ऑपरेट कर रही हैं, उनको भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाए और उनको लोगों के सामने लाया जाए, ताकि हर बार की तरह इस तरह की भर्तियां जो है घोटाले हरियाणा के अंदर ना हो। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर दिव्यांशु बुद्धि राजा बड़े भारी मार्जिन से जीते हैं। इससे पहले वे हरियाणा एनएसयूआई के भी अध्यक्ष रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी आगे की क्या योजनाएं हैं, आइए जानते हैं दिव्यांशु जी से। बुद्धि राजा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बहुत भारी मार्जिन से जीते हैं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर। शायद इससे पहले इतनी बड़े वोटों से किसी की जीत नहीं हुई। इस जीत की वजह क्या है? देखिए जी, लगातार जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन दी तक्षक साहब, तो 2012 से मैं एनएसयूआई से जुड़ा। 2014 में पार्टी ने मुझे मौका दिया जी, और साथियों का सहयोग रहा, ईश्वर की कृपा रही। 2014 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना जी। उसके बाद से लगातार जो हमारी एक युवा टीम थी, तो उनके सहयोग से और अपने नेता के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मैं सारा श्रेय अपनी टीम को देना चाहूंगा, जिन्होंने बड़ी मजबूती से हर विधानसभा, हर जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर महासचिव के पद पर एक मजबूत टीम जो थी, एक जो टीम हमारी थी, ग्रुप आप कह सकते हो, एक मजबूत ग्रुप था, जिसकी वजह से ये जीत पॉसिबल हो पाई। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में 12 उम्मीदवार मैदान में थे। एक ही पार्टी के इतने उम्मीदवार अगर आपस में प्रतियोगिता करेंगे तो क्या इससे गुटबाजी नहीं बढ़ेगी? देखिए तक्षक साहब, इसमें जो आप गुटबाजी की बात है, तो ये जो चुनाव था ये हमारा इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो राहुल गांधी जी की सोच थी, जिन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट करवाया जी।
उसके बाद से ये चुनाव होने लगे। इन चुनावों के सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, और आज कमरे में आप और हम बैठे हैं, तो मैं अपने ऊपर वो बात रख के कहता हूं, मेरे परिवार में किसी ने सरपंची का चुनाव भी नहीं लड़ा हुआ, कोई घर में पंच भी नहीं रहा। राहुल गांधी जी की सोच थी कि मध्यम वर्गीय परिवार के जो नौजवान हैं उनको राजनीति में फ्रंट लाइन पर लेके आए, इसलिए उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया। और इस प्रोसेस के माध्यम से आज मेरे जैसा आदमी, जिसके घर में 4 आदमी जो है वो सरकारी नौकरी में है, वह आदमी आज जो है ईश्वर की कृपा से इस लेवल तक पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं देखो, चुनाव के अंदर जरूर थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, पर चुनाव आने के बाद सारे जो है कांग्रेस पार्टी के हमारे सदस्य हैं, जो हारता है वो भी कहीं ना कहीं पार्टी में एडजस्ट होता है, जो जीतता है वो तो बनता ही है। तो इस तरीके से एक मजबूत टीम भी बनती है। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर पहली बार 15 लाख नौजवानों ने हरियाणा यूथ कांग्रेस के अंदर जो है भागीदारी करी है, उसके मेंबर बने हैं और वोटिंग करी है। और आपकी जीत का अंतर कितना था अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से? जी, मेरा लगभग 2 लाख का मार्जिन जो था इसमें। चलो, हमारी तरफ से भी आप बधाई स्वीकार करें। और कब तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार आप संभाल लेंगे? देखिए, कार्यभार तो जिस दिन रिजल्ट आया, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है पद ग्रहण समारोह भी होता है, वो जल्दी हम करेंगे। परंतु अपनी जिम्मेवारी, जिस दिन से मुझे वो चिट्ठी जारी हुई, मैंने अपनी जिम्मेवारी संभाल ली। जी, अच्छा, अध्यक्ष चुने जाते ही आप सबसे पहले पंजाब में खटखड़ कलां गए। खटखड़ कलां को चुनने की क्या वजह रही है? देखिए जी, इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, क्योंकि उस टाइम 21 साल की उम्र थी मेरी, तो उस समय से हमारी थोड़ी सी क्रांतिकारी सोच रही है। भगत सिंह को हम अपना आइडल मानते हैं, महात्मा गांधी जी को हम मानते हैं। तो भगत सिंह जी की जो क्रांतिकारी जो उनकी सोच है, उस सोच में सोच मिलाते हुए, और आज में प्रदेश के जो हालात हैं, उन हालातों के ऊपर भगत सिंह जी की सोच को हम चाहते हैं कि हरियाणा के नौजवान के वहां लेके जाएं। इसलिए पदभार संभालते ही, मेरी चिट्ठी जारी होते ही मुझे लगा कि मुझे उस महान क्रांतिकारी को और उस महान जो धरती है उसकी माटी को चूमकर इस जो है अपने कार्यकाल की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए मैंने बनते ही उससे अगले दिन मैं खटखड़ कला और वहां जाकर मैंने उस महान क्रांतिकारी शहीद को नमन किया, और वहां से ये प्रण भी लिया कि आने वाले समय में प्रदेश में जिस प्रकार की भाजपा ने एक जाति को लेकर स्पेसिफिकली जातिवाद का जहर जो इस समाज में घोलने का काम किया, क्योंकि भगत सिंह ने जब लड़ाई लड़ी थी तो उनके साथ हर जाति, हर धर्म के लोग थे, परंतु भाजपा ने एक गंदी राजनीति जो समाज में फैलाने का काम किया। तो लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता था कि हम उस भगत सिंह की सोच के साथ सोच मिलाते हुए हरियाणा का नौजवान अपने आगे आने वाले समय में राजनीति तय करेगा और इस प्रदेश के अंदर एक सुनहरी सरकार जो है देगा। जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आपका पदभार ग्रहण जल्दी होगा, तारीख अभी तय नहीं हुई है, तो इतनी क्या जल्दी थी कि आप अध्यक्ष बनते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के घर पर उनका घेराव करने पहुंच गए? देखिए तक्षक साहब, मैं इसमें जल्दी नहीं कहूंगा, मैं अपने आप को बहुत लेट कहूंगा जी। बात आज मेरे पदग्रहण समारोह की नहीं है, बात आज हरियाणा के युवाओं की है। मेरा पदग्रहण समारोह तो चाहे 1 साल ना हो, चाहे वो 6 महीने ना हो, चाहे वो 2 साल ना हो, परंतु आज प्रदेश के हालात जिस प्रकार से रोज प्रदेश के अंदर हर अखबार उठा के देख लो, सुर्खियों में जो भर्तियों का घोटाला, मैं कहता हूं हरियाणा में शायद ही कोई ऐसी भर्ती होगी जिसके अंदर कोई घोटाला ना हुआ हो या पेपर लीक ना हुआ हो। तो इसके अंदर हम बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, ये तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम लेट हो गए कहीं ना कहीं। जिस प्रकार से रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि युवाओं को इतने मुद्दे जो है पेंडिंग है और हमारे पास उल्टा समय नहीं होता कि हम किस मुद्दे को प्रायोरिटी दें। तो मैं इसमें कहूंगा कि हम कोई जल्दबाजी नहीं है। और खट्टर साहब के साथ तो 2017 में जब मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष बना था, उस समय भी पदभार ग्रहण करने से पहले ही मुख्यमंत्री जी का हमने पंचकुला सेक्टर कॉलेज में घेराव किया था, और इसी सोच के साथ आज भी हम मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे और उनसे अपनी मांग पत्र रखा था। तो मुख्यमंत्री जी ने आपका मांग पत्र ले लिया? क्या मांग पत्र में क्या डिमांड है? देखिए, आज तो तक्षक साहब मेरे साथ एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आपके दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। 17 नवंबर से HPSC स्कैम का एक परत स्टेट बिजनेस ब्यूरो खोल रहा है, और वो मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबके सामने भी आ रहा है। आज हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास एक ज्ञापन पत्र, कोई हम ज्यादा संख्या नहीं, 20-25 आदमियों का एक डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, क्योंकि हमें पता लगा कि आज चीफ मिनिस्टर साहब चंडीगढ़ में है। हम 12 बजे वहां पहुंचे
12:30 तक हमें वहां पे इंतजार कराया बाहर। उसके बाद मुख्यमंत्री के अंदर से मैसेज आया कि आप लोग अंदर आइए, आपका हम ज्ञापन स्वीकार करेंगे। हम 1.5 घंटा अंदर बैठे रहे। 1.5 घंटे के बावजूद ना ही मुख्यमंत्री जी खुद, ना ही उनका कोई ओएसडी, ना ही उनका कोई अधिकारी, ना ही हमसे कोई मिलने आया, ना ही उन्होंने कोई मांग पत्र लिया। और अब मैं मांग पत्र की बताना चाहूंगा। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट 17 तारीख से एचपीएससी स्कैम की इंक्वायरी कर रहा है, जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की थी 17 तारीख से, अब वो स्पीड कहीं ना कहीं 30 किलोमीटर पर आवर पे आ चुकी है। आज कोर्ट के अंदर भी जो जज ने है इसके ऊपर टिप्पणी करी है कि स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है लापरवाही बरत रहा है, जिसका उदाहरण यह है कि जो लोग, जो उच्च अधिकारी इसके अंदर सम्मिलित थे, अनिल नागर जो सम्मिलित था, उसके अलावा और बहुत लोग थे, उनकी सिर्फ 4 दिन की पुलिस रिमांड के बाद उनकी जुडिशियल कस्टडी हो जाती है। इतना बड़ा स्कैम, आज ये व्यापम से बड़ा स्कैम है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसके अंदर इतना बड़ा स्कैम हुआ है। और जिन लोगों के रोल नंबर स्लिप, जिन अभ्यर्थियों की रोल नंबर स्लिप उनके वहां पे मिली, ऑफिस से रिकवर हुई, ना उन्हें जांच में सम्मिलित किया गया, ना ही अनिल नागर के घर पे रेड करी गई, ना ही अश्विनी शर्मा के घर पे रेड करी गई। इसलिए हमें और हरियाणा के युवाओं को यह 100% अंदेशा है कि कहीं ना कहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव है, जिस दबाव की वजह से कुछ एक चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही है और छोटी मछलियों को इसमें वो बढ़ाकर और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से यह मांग रखी कि मुख्यमंत्री जी, अगर आप इतने ही पाक साफ हैं, आप कहते हैं कि आपकी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, तो मुख्यमंत्री जी आपको इसकी इंक्वायरी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे सीबीआई या हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से करानी चाहिए। और मैं इस चीज में बड़ा ही स्पष्ट हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं कि हां मैं इसमें स्पष्ट हूं, तो मुख्यमंत्री जी को हमारे डिमांड करने से पहले इसके ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते तो पूरे मामले में उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप विजिलेंस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया जी। विजिलेंस डिपार्टमेंट की जांच से हम संतुष्ट इसीलिए नहीं हैं क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, अनिल नागर और अश्विनी शर्मा ने एचएसएससी का नाम लिया कि हमने एचएसएससी के अंदर भी कुछ एक नौकरियां करवाई हैं, तो उसके अंदर भी कुछ अधिकारी सम्मिलित होंगे। जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर स्लिप मिली गई वो भी सम्मिलित होंगे। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इतने दिन हो गए, आज तक उनसे कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा, तो क्या उनके ऊपर प्रदेश सरकार का दबाव है? ये हम जो है सरकार से पूछना चाहते हैं। और मैं तो तक्षक साहब, इसके अंदर जो सरकार की ये नौकरी बांटने की नीति है, इसके ऊपर 2 शब्द कहना चाहूंगा जी। नोटों का बोरा, पेपर रखो कोरा, भर्ती हो जाएगा छोरा, और ईमानदारी का पीटो ढिंडोरा। सरकार तो इस नीति के ऊपर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी एक फेक अपनी इमेज बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूं, पर सच में हमें लगता है कि इसके तार जो है कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों से जुड़े हुए हैं और शायद सरकार में बैठे जो लोग हैं उनसे भी इसका जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जिस वजह से स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं कर रहा। दिव्यांशु जी, विजिलेंस ब्यूरो ने जो एचसीएस अफसर हैं, जो एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी थे अनिल नागर, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इस घोटाले में उनके साथ जो शामिल रहे 2 और, अश्वनी और पवन, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तो अदालत में केस चलना है, आर्गुमेंट होने हैं, बहस होनी है, उसके बाद सज़ा होगी नहीं होगी, ये अदालत का काम है। विजिलेंस ब्यूरो ने तो जो मुख्य आरोपी थे वो पकड़ लिए हैं। ये तक्षक साहब, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की बड़ी क्वालिटी है उनके अंदर जी। ईमानदारी का जो ढिंडोरा वो पीटते हैं ना, जो शब्द आप कह रहे हैं, यही मुख्यमंत्री जी की जो है वर्डिंग है। वो कहते हैं कि हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने देखो कितना बड़ा काम करके दिखाया जी। ईमानदारी का ढिंडोरा पीट रहे हैं इतने बड़े स्कैम होने के बावजूद, मतलब उसका भी ये क्रेडिट लेना चाहते हैं जी। अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट इतनी फेयर इंक्वायरी कर रहा है, आप आज यहां बैठ के कह रहे हैं कि अनिल नागर पकड़ा गया, अश्विनी शर्मा पकड़ा गया, एक आदमी और पकड़ा गया, मैं आपको यह दावे के साथ कहता हूं कि इसके अंदर इनके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एचपीएससी, एचएसएससी में बैठे हैं और उनको सरकारी संरक्षण जरूर प्रदान है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, या सीबीआई से इंक्वायरी हो जाए या हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इंक्वायरी हो जाए, ताकि शीशे की तरह चीजें लोगों के सामने आए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अगर आपकी मांग नहीं मानते हैं तो युवा कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, आज हरियाणा युवा कांग्रेस एक ज्ञापन लेके मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची। बड़ी ही शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री निवास में किसी ने भी हमारा ज्ञापन स्वीकार नहीं किया, पर आज हम मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से
मुख्यमंत्री जी को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं जी 72 घंटे के अंदर अगर मुख्यमंत्री इसके ऊपर सीबीआई जांच या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जी जांच इसके ऊपर बिठाते हैं, अगर वो 3 दिन के अंदर जांच नहीं बैठती तो 3 दिन के बाद पूरी हरियाणा यूथ कांग्रेस की टीम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर चढ़ाई चढ़ेगी। तो जो हरियाणा कांग्रेस है वो तो पहले अनाउंस कर चुकी है कि 7 दिसंबर को कांग्रेस जो है एचपीएससी का घेराव करेगी। तो आप कांग्रेस के साथ चलेंगे कि युवा कांग्रेस अपने अलग से फैसले लेगी? नहीं, हरियाणा युवा कांग्रेस अपना कार्यक्रम 3 तारीख का रखा हुआ है और 7 तारीख को हरियाणा कांग्रेस के भी कार्यक्रम में हम सम्मिलित होंगे। जी अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है दिव्यांशु जी की अब तक 7 साल में उन्होंने 83,000 लोगों को नौकरियां दी हैं और सभी मामलों की जांच नहीं कराई जा सकती। इतनी नौकरियों की जांच कैसे होगी? आगे आगे जो और नौकरियां देनी है वो कैसे दी जाएंगी अगर इसी मामले में उलझ गए तो? आपकी सारी नौकरियों की जांच की मांग जायज है? तक्षक साहब, इसका मतलब तो ये है कि सूटकेस भर के जो सिंगल विंडो सॉल्यूशन एचपीएससी और एचएसएससी में खुला हुआ है, आज हरियाणा का युवा मानसिक दबाव के अंदर है। जी जो आदमी 8 बाय 8 के कमरे में बैठकर दिल्ली हरियाणा अपने अलग अलग जिलों में कोचिंग ले रहा है, जिसके फादर की इनकम ही 10,000 15,000 रुपए उसकी आमदनी है और अपने लड़के को 5-6 हजार 7,000 रुपए हर महीना भेज रहा है, आज उनके बारे में सोचिए। मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े एसी के कमरों में बैठ के बातें तो करनी आसान है। एक व्यक्ति 3 साल से एक पेपर की तैयारी कर रहा है, 3 साल के बाद जब उसने पेपर दिया उसका पेपर अच्छा हो गया और उसे जब बाद में पता लगता है कि इसके अंदर स्कैम हो गया या पेपर लीक हो गया, उसकी क्या हालत होगी आप बताइए। तो आपने तो ये भी सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पेपर माफिया पिछले 20 साल से हरियाणा में सक्रिय है, जितनी भी सरकारें आई सब में उन्होंने सेंध लगाई, हम तो इस पेपर माफिया को खत्म करने के लिए सख्ती से कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो उनकी जो कार्यशैली है उसके बिल्कुल विपरीत है। जी जिस प्रकार से हरियाणा में कोई ऐसी अभी तक भर्ती मैंने नहीं सुनी जिसके अंदर कोई घोटाला ना हुआ हो, जिसके अंदर कोई पेपर लीक ना हुआ और जिसके सबूत ना आए हो। विजिलेंस डिपार्टमेंट का खुद का डिपार्टमेंट जो ये साबित करता है कि एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी, मतलब जिस आदमी ने पेपर ऑर्गेनाइज करना है, ये तो वही बात होगी कि बिल्ली को हमने रखवाली पे रख दिया दूध की, वो आदमी अगर वो भी तो सरकारी डिप्टी सेक्रेटरी कोई प्राइवेट पोस्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो मुख्यमंत्री जी अपने ये तो बात क्लियर करो आपके खुद के अधिकारी जब इसके अंदर सम्मिलित हैं तो आप कम से कम, हम कह रहे हैं कि मान लिया आपकी बात, आप कम से कम सीबीआई की तो जांच या सिटिंग जज से हाईकोर्ट की जांच ये तो मुख्यमंत्री कर सकते हैं। कम से कम लोगों को यह विश्वास हो जाए कि हाँ मुख्यमंत्री ठीक है। तो दिव्यांशु जी, आपको लगता है कि जो आप सरकार पर जो दबाव बना रहे हो मुख्यमंत्री जी दबाव में आ जाएंगे? देखिए जी, हम तो लोगों की आवाज उठा रहे हैं और जो लोगों की नब्ज है आज के समय हरियाणा का युवा ये चाहता है। जी सिर्फ 3 आदमियों का नाम लेकर इस मामले को 2018 कैश फोर स्कैम जो जॉब का मामला था उसकी तरह इस मामले को रफा दफा ना किया जाए। इतने लोगों ने संघर्ष किया है, ये लड़ाई जो इतनी लंबी लड़ी गई है, अब हम चाहते हैं कि इसमें जो मेन बड़ी मछलियां हैं जो इसके पीछे बैठकर जो सारा ये तंत्र मंत्र ऑपरेट कर रही हैं उनको भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाए और उनको लोगों के सामने लाया जाए ताकि हर बार की तरह इस तरह की भर्तियां जो है घोटाले हरियाणा के अंदर ना हो। अच्छा दिव्यांशु जी, एक बात और है, नौकरियों के अलावा भी जो हरियाणा के युवा हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उन युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या कुछ करने की योजना बना रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो इस समय एचपीएससी और एचएसएससी का जो मुद्दा है, सबसे पहले हरियाणा यूथ कांग्रेस की प्रायोरिटी है कि सरकार पर दबाव बनाकर उन लोगों को जो शायद सफेद कुर्ते पजामे में बैठकर, सफेद कपड़ों में बैठकर जो है कहीं ना कहीं ये चीजें ऑपरेट कर रहे हैं, उन लोगों को सामने लाया जाए। उसके अलावा हरियाणा यूथ कांग्रेस आने वाले समय में एक कॉल सेंटर जो है हम सेटअप करेंगे, हम हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। हरियाणा के युवाओं की आवाज अगर सरकार नहीं सुनती तो आपका जरिया हरियाणा यूथ कांग्रेस बनेगी। हरियाणा का युवा कोई भी अपने आप को अकेला मत समझे, उनके साथ एक आवाज दिव्यांशु बुद्धि राजा की और हरियाणा यूथ कांग्रेस की हमेशा खड़ी मिलेगी। जी शुक्रिया दिव्यांशु जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहला इंटरव्यू शायद पंजाब केसरी के साथ ही है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने युवाओं की जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिनका ये कहना है कि एचपीएससी और एचएसएससी में जो नौकरियों में घोटाले हुए हैं उनकी जांच के लिए वो सरकार पर
लगातार दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।